गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आज जिनका भी एग्ज़ाम था वो अच्छा हुआ हो और अपकमिंग जिन जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। 17 को आपका मेडिकल का पेपर है जिसमें केमिस्ट्री आपको सेक्शन आना है। तो आज का ये जो क्लास है केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट ही रहने वाला है। एक बार एनालाइज कर लें कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से हुई है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, डिफिकल्ट, मॉडरेट सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने मिक्सचर ही रखा है। बेसिक क्वेश्चन तो आप सबको ही पता है, जैसे फास्फोरस ये वो ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही है। वो क्वेश्चन मैंने इस क्लास में नहीं रखे हैं, उसके अलावा ही है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 आप रख लो कि बाकी बेसिक टाइप के आने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। तो अपने उसके अकॉर्डिंग अपना जजमेंट कर लें कि टोटल आप कितना स्कोर कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग मॉडल्स दिए हैं। ठीक है, डॉल्टन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हो गए, थॉमसन हो गए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात की है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो गलत है वो बताइए। द एटम इज एज ए होल न्यूट्रल होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, या द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, या ऑल द एटम्स आर सॉल्युबल इन देयर बेसिक स्टेट। इसमें से इनकरेक्ट बताना, गलत वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो जैसे डॉल्टन ने तो बोला था कि इंडिविजिबल है, बट बाद में जो थ्योरीज आई उन्होंने बोल दिया कि ये डिविजिबल होता है ना, तो ये क्या है, एक तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। मतलब सेकंड वाली एक इनकरेक्ट है हमारे पास, और सेकंड जो है वो दो ऑप्शंस में है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सही बात है। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सेकेंड और फोर्थ हमारे पास इनकरेक्ट है। राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब भी हम किसी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल क्या है हमारे, पेट्रोलियम हो गया, कोल, ये फॉसिल फ्यूल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो जब हम कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का, वो जनरेट होता है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। जो क्या है, हार्मफुल हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, कन्वेंशनल जो मेथड है वो ज़्यादा क्लीनर नहीं है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह नॉन कन्वेंशनल तरीके हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे आज के डेट में काफ़ी आगे। नेक्स्ट है, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। वैलेंसी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, तो वैलेंसी के लिए हमें जानना होगा क्या, मास नंबर ऑफ द एटम। जो सीधा गिवन होता तब तो बहुत अच्छी बात थी, पर मास नंबर नहीं दिया है। इसकी बजाय क्या दे रखा है, एटम में कि 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। इससे भी हम मास नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, मास नंबर किसके बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका मास नंबर जो है वो 7 आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी जो कितनी होगी, 1 होगी, उससे 8 बना देगा ये। ठीक है, तो वैलेंसी इसकी ही हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, विच इज 3। नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। अलग अलग फिनोमेना इन्होंने दे रखे हैं, अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसमें से किस फिनोमेना में इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन, सॉलिबिलिटी, कंप्रेशन में, या इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन, या डिफ्यूजन, सॉलिबिलिटी। मतलब एक ही 2-3 ऑप्शंस को ही सारी ऑप्शंस में इन्होंने आगे पीछे किया है, एक ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया है ना। तो अगर हम रेज करते हैं टेम्परेचर को, तो उससे किसका रेट इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये फिनोमेना क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट है, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट जो है उसके क्रिस्टल को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे ये ग्रेजुएशन में, और कहीं नहीं किया होगा तो एक येलो रेजिड्यू रह जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, गलत वाली आपने बतानी है। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज abundantly फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, सही बात है। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी,
Fat and minerals are not the essential nutrients for a balanced diet of humans. Yet the food that generate energy is the body after complete oxidation are in the form of carbohydrates, fat and protein. इसमें जो गलत है वो ये है कि फैट और मिनरल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है बैलेंस डाइट में, जबकि मैक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे ही क्या आ जाते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग सॉरी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, प्रोटीन आ गया, बॉडी बिल्डिंग फूड आ जाता है। इसके अलावा मिनरल चाहिए होते हैं, फाइबर्स चाहिए होते हैं हमें, है ना, विटामिन चाहिए होते हैं ये, और वाटर भी है इसके साथ। ये सारे ही क्या हैं, हमारी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए नेसेसरी है। तो नॉट की वजह से हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बाकी स्टेटमेंट सही थी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी वीक एसिड होंगे वो डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। तो चारों में से आपको ये देखना होगा कि वीक एसिड कौन सा है, और वही हमारा राइट आंसर है। तो इन चारों में देखिए तो जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या होता है, हमारा वीक एसिड है। यहाँ बाकियों के कंपेरिजन में फॉस्फोरिक एसिड क्या फार्मूला हो गया, H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें वीक है, तो वीक एसिड जो है वो क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्ट नहीं फॉर्म करते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे 1 हो गया। इसके अलावा कई बार ऑप्शन में इसकी जगह कार्बोनिक एसिड या एसिडिक एसिड ऐसा कुछ दे देता है, तो कार्बोनिक एसिड और एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, बट वैसे हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर करते नहीं है। ये डिपेंड करता है चार ऑप्शंस में से कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दे रखी है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, सरफेस है, सरफेस से 10 मीटर नीचे है, किलोमीटर सॉरी मीटर नीचे है कोई भी स्विमर। ठीक है, तो वहाँ पे उस पे जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो कितना होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू रो, रो क्या है, डेंसिटी, G ग्रेविटी आ गया, H हाइट या डेप्थ आ जाएगा, प्लस P नॉट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले लिया P नॉट के लिए। तो P नॉट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 1 एटमॉस्फेरिक ले लेंगे, रो हमारे पास 1000 आ जाएगा, G की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेंगे, 9.8 भी ले सकते हो, 10 ले लेंगे, और डेप्थ हमारे पास 10 मीटर दे ही रखी है ना। इनको कैलकुलेट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है 10⁵, बट यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी, और P नॉट यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेरिक, है ना। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर। तो एक एक जुड़ के ये क्या आंसर बन जाएगा हमारा, 2 एटमॉस्फेरिक बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज। आपको पता है हमारा जो हड्डियां हैं या दांत हैं वो किसके बने हैं, कैल्शियम के बने हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तभी तो जब हम क्या खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेते हैं, हमारे माउथ जो है या सलाइवा जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। वैसे तो एसिडिक नेचर का ही होता है, बट इसकी एसिडिटी जब 5.5 से नीचे चली जाती है तो हमारा जो दांत हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका खुद का नेचर है बेसिक, और माउथ में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, इसकी वजह से ये डिके होना स्टार्ट हो जाता है। कि बस सिंपली पूछा होता है कि ये डिके कब स्टार्ट होता है, टू के तो बिलो 5.5 के होता है पीएच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, नहीं गुड नहीं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही मिल गई, और ए, बट स्टिल हमारे पास दो ऑप्शन में है, अगले भी देखना पड़ेगा। हैव आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक नहीं, इसकी जगह कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। मतलब ए और बी अब हमें अपना आंसर मिल चुका है। बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन वेरी स्ट्रॉन्ग, बाकी सही है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी गलत है, पुअर कंडक्टर होना और कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। नेक्स्ट है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके पोस्टुलेट्स में कुछ कमियां ड्रॉबैक थी, बट बहुत सारी चीज़ों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे पास थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर।
तो इसका आंसर होगा हमारा गोल्ड। नोट से सीधे याद रख लेना। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस्ट। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा ना कि कॉमन क्या है या क्या नहीं है। नॉट है पूछा है तो नॉट वाला आंसर करेंगे हम। तो केमिकल फार्मूला की बात करें अगर, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या आ जाता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, NaHCO3। और सोडा एस का क्या आ जाता है, Na2CO3। Na2CO3। तो इसमें कॉमन क्या नहीं आया, सोडियम कॉमन है, कार्बन, ऑक्सीजन, बस हाइड्रोजन कॉमन नहीं है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का नाम क्या है दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। कंपाउंड्स यौगिक मतलब दूसरे एलिमेंट से बने हुए, ठीक है, तो इनके बारे में जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स। बिल्कुल जैसे शुगर ही है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे हम फिजिकल मीन्स से तो नहीं अलग कर सकते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये बात भी सही है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज़ मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। प्योर सब्सटेंस तो है, भले ही बाकी एलिमेंट से मिलके बना है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, जैसे शुगर हो गया। इट इज़ मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोपोर्शन में से मिक्स कर दें, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, फार्मूलाज आपने सबके पढ़ते हैं जैसे, तो वो डेफिनेट होता है। नेक्स्ट है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। इवेपोरेशन वाटर की कब इंक्रीज हो जाएगी, जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, या एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, या डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन प्रेशर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी किस कंडीशन में, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर। इन कंडीशन में जो वाटर इवेपोरेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे गर्मियों में भी आप देखते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और प्रोसेसेस रिलीज हीट। हीट कौन सी प्रोसेस रिलीज करती है, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ऑप्शन आगे हैं, वो वाली ऑप्शंस हमें चूज करनी है। ठीक है, तो पहले देख लो, जैसे कंडेंसेशन और फ्रीजिंग दोनों ही फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं दोनों में, और दोनों में ही रिलीज क्या होता है, रिलीज ऑफ हीट होता है। तो एक तो फर्स्ट और थर्ड वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं फर्स्ट और थर्ड वाला, हाँ फोर्थ में है ये, सॉरी थर्ड में नहीं, फोर्थ में है। कंडेंसेशन कैसी प्रोसेस है, जिसमें गैस जो है लिक्विड में चेंज होती है। ठीक है, जैसे वाटर वेपर, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और फ्रीजिंग जो है, लिक्विड जब सॉलिड बन जाता है, ठीक है, वाटर जैसे फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है, वो फ्रीजिंग है। बट दोनों में ही क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ हीट होता है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टडीज दैट ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स, वन ऑफ विच इज एन आयनिक एंड अदर इज कार्बन चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। पढ़ा है आपने, है ना, सोप के टेल्स के हेड के बारे में, वो पूरा आपको याद होगा अगर कॉन्सेप्ट, तो आंसर कर ही दिया होगा अब तक आपने। आइकोनिक एंड आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद ऑयल, या क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप जो है वो आयनिक हो या कार्बन चेंज हो, वो जो भी सबसे पास होगा वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा भाई, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल, या फिर नीदर आयनिक एंड नॉर कार्बन चेंज, कोई भी नहीं करता। तो करता तो है कौन, कार्बन चेन एंड जो है वो ऑफ द सोप इंटरेक्ट करता है ऑयल के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 3.42 ग्राम ऑफ सरकोज आर डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन आर। इसके लिए ना आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले याद रख लेने हैं आपने। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन मास वेट वाला पूछ सकता है, एटम वाला पूछ सकता है, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जो है पूछ सकता है, जहाँ पे एन जो है वो कई बार क्या हो जाता है हमारे पास, गिवन मास जिसे डब्ल्यू से डिनोट कर देती हूँ अपॉन मोलर मास जिसे एम से, इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है इसका, नंबर्स ऑफ एटम गिवन इन ग्राम और उस एवोगैड्रो नंबर एन ए, या फिर वॉल्यूम जो भी गिवन वॉल्यूम होगी और स्टैंडर्ड पे जो भी वॉल्यूम होगा।
ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। वॉल्यूम पूछ सकता है, वेट वाला, मास वाला या नंबर वाला, नंबर ऑफ जैसे यहाँ पे पूछा है, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, उसकी वैल्यू वो भी हमें याद रखना है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एवोगैड्रो नंबर की ही वैल्यू दे रखी है एक्चुअली यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमें याद रख लेना है। ऐसी कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी, तभी हम इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, सर सक्रोज दे रखा है, उसका अमाउंट दे रखा है 3.42 ग्राम। वो क्या होता है, डिजोल्व हुआ 18 ग्राम ऑफ वाटर में, बीकर में। ठीक है। और फिर उसके बाद बोला नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं सॉल्यूशन में हमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो पहले तो सक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका, C12H22 एंड O11। ठीक है। ये हमें अगर पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें निकाल सकते हैं। मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो उस वो अगर आप तभी निकाल पाओगे जब आपको फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होगा। ठीक है। तो मोलर मास जो है इस केस में, जैसे फार्मूला हमारे पास है C12, ठीक है, और H22 एंड O11। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो C12 है, इसे हम 6 से कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। ये हमारे पास जो इसका मास है, मोलर मास, वो आ जाना चाहिए कैलकुलेट करके, प्लस कर देना उसके बाद इनको, 342 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो मोलर मास आ गया, मास ऑफ सक्रोज गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है। और ये हम क्या कर लें, ये वाला फार्मूला यहाँ पे निकाल लगा देंगे अगर, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। इंटू 11 भी करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन का है। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, ये 0.11। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने होंगे, सॉल्यूशन में निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इन्होंने दे रखा है, आगे जैसे कर देती हूँ। अब ऑक्सीजन एटम जो है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर में है ना, ये दे रखा है ना। हाँ ठीक है। मोलर मास मतलब हमारे पास वाटर का है 18 ग्राम। ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे इस सॉल्यूशन में वो कितने हो जाएंगे, ये जो हमने अभी निकाला 0.11 इंटू 1 प्लस 1 मोल, सॉरी, तो 1.11 मोल आ जाएगा इसका अंदर आंसर। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें कितने हो जाएंगे, 1.11 इंटू, तो वी एवोगैड्रो नंबर है ये, और आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये आ जाना चाहिए। वैसे भी ना, अगर मतलब तुक्के वाली बात है, वैसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, पर लेंथी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन। तो 10⁻23 जिस ऑप्शन में हो ना, वो भी आप गेस लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। बट फिर भी कई बार हो सकता है कम ज़्यादा चीज़ें। तो ये जो फार्मूला है ये याद रख लेना। मतलब सम टाइम आप क्या कर सकते हो, ये दो अलग अलग इक्वेशन, क्योंकि इनके बराबर ही हैं सारी की सारी इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशंस ले सकते हो, उनमें जो जो गिवन है वो क्या कर सकते हो, पुट ऑन करके, फिर जो हमें फाइंड आउट करना है, वो 4 क्वांटिटीज़ में से कोई एक 3 क्वांटिटीज़ गिवन हो तो चौथा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फिर। ठीक है। तो वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें ना मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी आप ज़रूर याद रख लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रख लेना अगर चाहते हो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आप। ठीक है। तभी कर पाओगे ये। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज, तो उसे क्या कहेंगे एक्चुअली, डेफिनेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन।
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड। वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, लिक्विड जो है वो बॉईल करने लगता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो टोटल अब देख लेना टोटल कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। बाकी जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दे दिए थे, यहाँ पे 10 जो है वो बेसिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल कौन सी एसिड प्रेजेंट है, रेड फॉस्फोरस वाला, वाइट फॉस्फोरस वाला, एसिड बेस के बेसिक से, मेटल नॉन मेटल है ना, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना, मतलब आपका कम भी स्कोर अगर इसमें हो रहा होगा या जो अकॉर्डिंग भी, तो ठीक है स्कोर आप कर लोगे। बाकी ठीक है, अब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में रिवाइज कर लो सारी चीज़ें अब लास्ट में, है ना। और एक्स्ट्रा